जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। क्लास 12 भौतिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण प्रश्न बायो-सेवर्ट का नियम, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न आपके एग्जाम में लगभग हर एक बार आ ही जाता है, तो ये परीक्षा की दृष्टि से तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और ये नियम आपको 5 अंक आसानी से दिला देगा। तो मैं इसकी गारंटी लेता हूं कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में इस बार जरूर से जरूर पूछा जाएगा। अगर आप 2024 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो ध्यान से देखिए, मैंने पूरी नोट्स आपके लिए बना कर रखी है। इससे पहले हम लोग एक फिगर पर बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने 2 खंभे ले रखे हैं, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। इनके खंभों में से देखिए यहाँ से यहाँ पर 3 वायर जा रहे हैं। ये सब मैंने क्यों बनाया है? देखिए, मैं आपको एक प्रयोग समझाना चाहता हूँ जो ऑरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने किया था। उन्होंने कहा था कि जब किसी धारावाही चालक में धारा प्रवाहित की जाती है इस तरीके से, तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। वो मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों ओर कुछ इस तरीके से होता है और बायो-सेवर्ट का जो नियम है वो इसी मैग्नेटिक फील्ड की तीव्रता को बताता है। तो बायो-सेवर्ट की सहायता से हम पता कर सकते हैं वो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी तीव्रता कितनी है। देखिएगा, यहाँ पर जैसे ही हम कोई एक चालक तार लेते हैं, उसमें हम जब धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर कितनी होती है उसे हम बायो-सेवर्ट के नियम से पता कर सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र को B से दिखाया जाता है। ये बात है 1820 की, जब फ्रांस के 2 वैज्ञानिक बायो और सेवर्ट ने कई सारे चालक तारों को लिया और इन प्रयोगों को करके पता लगाया कि वैद्युत क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। तो धारावाही चालक तार में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। वहां पर हम वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। सबसे पहले आपको एक फिगर बनाना होगा, तो आप अपने एग्जाम में एक फिगर बनाइएगा कुछ इस तरीके से। आप यहाँ पर डॉटेड लाइन से इसको थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। ये हमारे पास एक धारावाही चालक तार है, इसमें हम धारा को प्रवाहित करते हैं। धारा आई अब इसमें प्रवाहित हो रही है इस तरीके से। ऑरस्टेड ने बताया था जब किसी चालक तार में धारा को प्रवाहित किया जाता है तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है कुछ इस तरीके से। ये एक चुंबकीय क्षेत्र जो इस चालक तार के चारों तरफ आ गया। इस चुंबकीय क्षेत्र के भीतर एक कोई बिंदु P हम लोग मान लेते हैं। ये बिंदु P है। इस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी कि डेल्टा भी हमको ज्ञात करना है। वो हम कैसे ज्ञात करेंगे? इस पूरे तार की वजह से हम यहाँ पर नहीं ज्ञात करते हैं। इस तार के एक छोटे से पोर्शन मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, जिसकी लंबाई स्मॉल l है, मतलब डेल्टा l। छोटी लंबाई को दिखाने के लिए डेल्टा l। पूरा तार कितना बड़ा है? l। तो यहाँ से इस बिंदु P को हम लोग मिला देते हैं। यहाँ से ये बिंदु P कितनी दूरी पर है? स्मॉल r दूरी पर है। ये जो तार है हमने एक छोटा सा भाग जो लिया है और ये बिंदु P है, इसको मिलाने वाली रेखा, इन दोनों के बीच का कोण कितना है? थीटा है। इतना फिगर आपको बनाना होगा। चलिए अब आते हैं नोट्स पर। आपको एग्जाम में बहुत ही आसान शब्दों में कुछ ही लाइनें लिखनी है। ये आपको लिखना होगा कि फ्रांस के 2 वैज्ञानिक बायो और सेवर्ट ने सन 1820 ईस्वी में किसी धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया, जिसे बायो-सेवर्ट का नियम कहा जाता है। आपको इसमें 3 चीजें बहुत ही ज्यादा याद रखनी होंगी। पहला है धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करना है। कौन से 2 वैज्ञानिक थे? बायो और सेवर्ट। बात कब की है? 1820 की है। बस अब इन्हीं 3 चीजों को आप किसी भी तरीके से आगे से पीछे के क्रम में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आप क्या लिखेंगे? इन्होंने बताया कि किसी धारावाही चालक के लघु अवयव डेल्टा L के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B निम्न कारकों पर निर्भर करता है। मतलब जो हमने अभी फिगर बनाया था, इस डेल्टा L के कारण पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। आपको केवल 4 ही चीजें याद करनी है, तो आप बायो-सेवर्ट का नियम समझ लीजिए, आपको याद हो गया है। जो डेल्टा B होता है वो धारा I इस पर निर्भर करता है, डेल्टा L लंबाई पर निर्भर करता है, साइन थीटा इस कोण की ज्या पर निर्भर करता है, r स्क्वायर जो दूरी है उस पर भी निर्भर करता है। इसे आप कैसे लिखेंगे ये देखिएगा।
सबसे पहले आप लिखेंगे, इसमें 4 टॉपिक्स आपको बनाने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। सबसे पहला जो टॉपिक होगा उसमें आप लिखिएगा, यह चालक में प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब होता है जब धारा बढ़ाई जाएगी तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अपने आप बढ़ जाएगी। मतलब कोई तार है, उसमें ज्यादा धारा प्रवाहित होगी तो चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा बड़ा होगा। ये समीकरण नंबर 1 बनता है। समीकरण नंबर 2 की बात करते हैं, यह चालक के लघु अवयव डेल्टा एल के समानुपाती होता है। यह यहाँ पर मतलब है जो हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र है, तो चुंबकीय क्षेत्र चालक के लघु अवयव डेल्टा एल के भी समानुपाती होता है। यानी कि जैसे जैसे तार की लंबाई बढ़ेगी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती जाएगी। समीकरण नंबर 2। तीसरे पर था हमारा साइन थीटा, इसको थोड़ा आप समझ करके लिखिएगा फिगर से। सबसे पहले आप फिगर में समझिए, जो यहाँ पर डेल्टा एल लंबाई है और डेल्टा एल लंबाई से जो पॉइंट पी को मिलाने वाली रेखा है, इन दोनों के बीच जो एंगल थीटा बन रहा है, हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, ये इस थीटा की साइन के समानुपाती होता है। यानी कि डेल्टा बी जो होगा वो समानुपाती होगा साइन थीटा, मतलब इस कोण की ज्या के समानुपाती होता है। वही चीज यहाँ लिखी है कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो अवयव की लंबाई, मतलब छोटा सा जो लंबाई है, तथा अवयव को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा, जो हमने रेखा देखी, के बीच बनने वाले कोण थीटा की ज्या का मतलब होता है साइन के समानुपाती होता है। मतलब डेल्टा बी समानुपाती होता है साइन थीटा के। ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। एक अंतिम समीकरण, बस हमारा बायो-सेवर्ट नियम खत्म। यह बिंदु P की अवयव से दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब उस तार से यहाँ से लेकर के जो पॉइंट P था, इसके बीच की जो दूरी स्मॉल r है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। मतलब यहाँ पर जैसे जैसे दूरी आप बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे डेल्टा बी क्या होगा, कम होता जाएगा। मतलब चुंबकीय क्षेत्र घटता जाएगा। मतलब कि अगर तार के निकट आप चुंबकीय क्षेत्र पता करेंगे वो ज्यादा रहेगा और तार से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाता है। आगे आपको क्या लिखना होगा, यहाँ पर देखिए, लिखिएगा समीकरण 1, 2, 3 और 4 से जो डेल्टा बी है वो समानुपाती होगा I डेल्टा एल साइन थीटा बटे में r²। यही सारी चीजें हैं ना। देखिए समानुपाती के साथ I डेल्टा एल साइन थीटा, ये तीनों समानुपाती में थे, ये व्युत्क्रमानुपाती में, इसलिए नीचे चला गया। यहाँ पर देखिए समानुपाती का चिन्ह हटता है तो यहाँ पर एक नियतांक आ गया। तो नियतांक हमारे पास है μ0/4π और ये वैसे ही है। यहाँ पर μ0/4π क्या है, इसकी जो वैल्यू होती है, अगर आप प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो वहां पर 10⁻⁷ रखिएगा। तो 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ये एक नियतांक होता है कांस्टेंट। तो इसकी वैल्यू की जगह जहां ये लिखा है वहां पर 10⁻⁷ भी लिख सकते हैं। μ0 क्या होता है, निर्वात की चुंबकशीलता कहा जाता है। आप यहीं पर लिख दीजिएगा, यही बायो-सेवर्ट का नियम होता है। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आपको लिखनी होंगी नोट में। μ0 का जो मात्रक होता है वो न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं, या फिर वेबर प्रति एम्पियर मीटर होता है। और जो इसकी विमा होती है वो mLT⁻², A⁻² होती है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इस वीडियो पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।